नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का चुनावी संग्राम प्रत्याशियों के बीच जारी है। उज्जैन के वडनगर में बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र पांड्या को अपना प्रत्याशी बनाया। वाडनगर में जनता का सहयोग जितेंद्र पांड्या को भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही टिकट फाइनल किया, वैसे ही वडनगर की जनता में खुशी का माहौल देखा गया। जनता चाहती थी कि हमारे क्षेत्र में युवा नेता को टिकट मिले। टिकट मिलने के बाद जनता अपना समर्थन जितेंद्र पांड्या को आशीर्वाद विजय के रूप में दे रही है। वहीं आशीर्वाद लेकर जितेंद्र पांड्या जनता के बीच जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे। विधानसभा चुनाव 2023 के आगाज के बाद जहां पर हर जगह चर्चा है, बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जितेंद्र पांड्या जी का जहां नाम सामने आने के बाद हम जहां पहुंचे हैं विधानसभा वडनगर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो गणपति जी के मंदिर में पहुंचे थे। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि जनता यहाँ पे मौजूद है और सब लोग यही कह रहे हैं कि हम इनकी टिकट की मांग कर रहे थे। और हमारे सामने सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि टिकट मिला आपको, भाजपा ने आपको चुना है, कैसा लग रहा है और क्या लग रहा है जनता कितने वोटों से जीत रहे हैं आप? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के जो काम है और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो केंद्र की चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या प्रदेश की माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार हो, जन जन का विकास का काम उन्होंने किया है। सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के माध्यम से सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय और सर्व कल्याण का जो काम किया है, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में भारी बहुमत से जीती। आपके कार्यालय में भी हमने देखा कि बुजुर्ग से लेकर हर कोई वहां से आपसे मिलने आ रहे हैं, इतना भरपूर प्यार, इसकी उम्मीद थी? जिस प्रकार हम सेवा के माध्यम से, हम राजनीति हमारा कर्म नहीं है, लेकिन सेवा के माध्यम से हम राजनीति में आए और लगभग 15 से 20 साल से मैं इस सेवा के माध्यम से जन जन से जुड़ा हुआ हूँ। निश्चित रूप से उम्मीद तो थी। अगर आप जीतते हैं तो किन मुद्दों के साथ लोगों के विकास के लिए आगे आएंगे? सर्वांगीण विकास, वडनगर विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो गांव-गांव का विकास हो या शहर का विकास हो, हम सब मिलकर वरिष्ठ जनों के साथ सब मिलकर इस काम को पूरा करें। कांग्रेस पार्टी से आप मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके टक्कर में है? क्योंकि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं तो टक्कर तो है ही सही। आगे क्या लगता है कि अगर आप इसमें विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो बीजेपी के साथ, लोगों के साथ किस किस प्रकार के काम करेंगे, किसके साथ आगे बढ़ते जाएंगे? सर्वांगीण विकास मैंने जैसा कहा, और चाहे वो युवाओं के मुद्दे हो, किसानों के हो, दलित पीड़ित शोषित वर्ग के मुद्दे हो, हम सब मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। भाजपा ने जो योजनाएं चलाए महिलाओं को लेकर, उनको लेकर क्या कहेंगे? भाजपा की जो योजना है केवल महिलाओं के लिए नहीं है, युवाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चियों के लिए भी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सर्वांगीण विकास, जन जन के विकास के काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश में क्या लगता है कैसे जीतेगी बीजेपी, कितने वोटों से, कैसे बीजेपी कैसे आएगी? बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार फिर बिल्कुल बनेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ 2023 के चुनाव में हमारे साथ जहां वडनगर में हम मौजूद थे बीजेपी के प्रत्याशी, जहां पर हर जगह पे इनकी चर्चा है। आप देख सकते हैं कि अभी हम मंदिर में पहुंचे हुए थे, यहाँ पे कई लोग हैं तो हम इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है इस बार आप किससे जीत हासिल करेंगे? मैं अखिल भारतीय पंच दिगंबर अनि अखाड़ा से महामंडलेश्वर हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि 10,000 से 12,000 मत से हमारे माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी पांड्या जीतने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में 135 से 40 सीट लाके पुनः मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। आप लोग मांग भी कर रहे थे, आप लोग सभी कह रहे थे अभी की टिकट की हम मांग ही कर रहे थे। ऐसी मन में धारणा थी कि श्रीमान जितेंद्र सिंह जी पांड्या साहब को ही टिकट मिले ताकि वडनगर तहसील का विकास हो और बहुत अच्छा विकास होगा और सभी लोग बड़े खुश है, प्रसन्न है और यही हम सभी से कामना भी करते हैं। चलिए, और भी एक आध लोगों से बात करेंगे। जितेंद्र पांड्या जी अगर सामने आते हैं तो आपको क्या लगता है कि कितने क्या क्या विकास होंगे आपके यहाँ? ये युवा पीढ़ी के दिलों की धड़कन है। कुल मिला के अगर युवा जितने भी हैं
उनकी सबकी धड़कन है, मतलब हर क्षेत्र में, हर चीज में, मतलब किसी भी काम में ले लो आप, भैया को एक फोन लगाया तो काम हो जाता है हमारा, बात वो होती है। तो क्या क्या विकास की उम्मीद रखी आपने? विकास तो बहुत कुछ हो जाएगा, बताया ना भैया ने। तो मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है, किसकी सरकार? सरकार भाजपा की बनेगी। चलिए इसी के साथ मैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आपके सामने प्रत्याशी सामने खड़े हैं, क्या लगता है कितने वोटों से जीतने वाले हैं और क्या उम्मीद है? ये 15,000 वोटों से जीतने वाले हैं जितेंद्र सिंह जी पंड्या। और मैं तो बचपन से इनके पिताजी चुनाव लड़ते थे, जब से मैं इनके घर आना जाना है। और मैं किसान मोर्चा का पूर्व नगर अध्यक्ष हूँ और पूर्व मंडी प्रतिनिधि विधायक बननगर रह चुका हूँ। और अभी हमारी फुल तैयारी है जितेंद्र भैया को जिताने की और मध्य प्रदेश में शिवराज जी की एक बार और सरकार लाने की। सबसे बड़ी बात यह है कि जितेंद्र पांडे जी को एक बात कहूंगी कि युवा से लेके बुजुर्ग से लेके हर कोई इनको पसंद कर रहा है। और यहाँ युवा भी देखने को मिल रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उनकी तारीफें हमने भी जब रास्ते में देखा कि कई जगहों पे बुजुर्ग उनसे मिलने के लिए आगे आ रहे हैं, कार्यालय में उनसे मिलने जा रहे हैं। तो यही चीज है कि एक प्रत्याशी को एक उसकी पहचान बताता है। आज के हमारे प्रोग्राम में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली खबर उज्जैन से है, जहां विधानसभा चुनाव का चुनावी संग्राम शुरू हो गया है। प्रत्याशी अपने भाग्य की किस्मत आजमा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी, कांग्रेस प्रत्याशी भी अपने क्षेत्र उज्जैन के बड़नगर में अपनी जोरदार दावेदारी के साथ जनता के बीच मुद्दों को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। महेंद्र सिंह सोलंकी ने क्षेत्र के विकास मुद्दों को लेकर विशेष चर्चाएं की और अपनी दावेदारी पेश की। वहीं विभिन्न पदों पर रह रहे युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष रहे जनता के बीच इनका बहुत अच्छा जुड़ाव है। अच्छे बहुमत से जीतने की संभावना बताई जा रही है। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। चुनावी संग्राम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं उज्जैन के बड़नगर विधानसभा में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनावी जहां पे संग्राम में आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का जहां पर टक्कर माना जा रहा है। इसी के साथ हमारे साथ राजेंद्र सिंह सोलंकी जी हैं जो बड़ी टक्कर दे रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा का इसमें क्या असर पड़ेगा? भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा थी जिसमें भारत सभी समाजों को उन्हें एक करने का काम किया और जो धर्म के आधार पर जो बंटवारा हो रहा था उसको समझाया गया कि धर्म के आधार पर नहीं, इसमें भारत में सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हैं, और भारत सबका है। तो एक प्रकार से भारत जोड़ने का काम किया था राहुल गांधी। तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी समस्या तो जो किसानों को लेके है वर्तमान में, खाद है, यूरिया खाद, उसके लिए 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइन लग रही है। बिजली के ट्रांसमीटर 15-15 दिन में मिल रहे हैं। तो जो किसानों की मूलभूत समस्या है कि अगर देना है तो पहले से क्यों उन्होंने संग्रहित नहीं किए, और अगर ट्रांसमीटर है तो पहले से ऑर्डर लेके रखे तो ट्रांसमीटर तत्काल ही तो चेंज कर सके। तो और मजदूरों के लिए फसल के भाव नहीं मिल रहे हैं। पंचायतों को जो खेत सड़क योजना है वो सब बंद कर दी है। तो ये सब जो मुद्दे हैं इनको लेके हम जाएंगे। व्यापारी वर्ग में भी मंदी का माहौल है, क्योंकि किसान के पास अगर किसी प्रकार से अगर कोई आएगी तो ही व्यापारी मांगा संपन्न होगा, व्यापारी की अच्छी आय होगी। आपको क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस की कैसी टक्कर है इसमें? बीजेपी कांग्रेस की अच्छी टक्कर है यहाँ पे। कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी यहाँ पे, क्योंकि किसान, आज का गांव का किसान साथ में है और हर समुदाय कांग्रेस के साथ है आज के। जो योजनाएं चलाई गई हैं आप कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, कमलनाथ जी द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है, गेहूं का समर्थन मूल्य उन्होंने 2600 रुपये किया है, 100 यूनिट तक बिजली फ्री की है और 450 रुपये में टंकी दी है। और जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल पढ़ते हैं उनको 500 रुपये प्रति माह, और जो मिडिल क्लास में उनको 1000 रुपये प्रति माह। तो ये जो योजनाएं हैं ये काफ़ी अच्छी योजना है और इनका लाभ सब जनता को मिलेगा और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा माहौल बन रहा है और किस तरीके से जनता आपको स्वीकार कर रही है? देखो, जनता में तो अति उत्साह है। हम कल भी गए थे पास के गांव में, तो जनता आगे रह के आ रही है और काफ़ी उत्साहित होकर आ रही है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा माहौल देखने को मिला है कांग्रेस के पक्ष में। वोटों से जीतने वाले कांग्रेस यहाँ पर कम से कम 15 से 20 हजार वोटों से अच्छे मतों से जीतेगी। जिस प्रकार से जनता का रुझान है और जिस प्रकार से लोग कांग्रेस के पक्ष में निकल कर आ रहे हैं,
कमलनाथ जी और राहुल जी की जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ी है, इस हिसाब से लगता है कम से कम 15 से 20 हजार लोग। कांग्रेस आती है तो अब क्या लगता है क्या विकास होगा? कांग्रेस की पिछले बार में 15 महीने की जो सरकार थी उसमें कमलनाथ जी ने अपने अल्पकाल में ही अपनी योजनाएं लागू करके जनता को बहुत राहत दी थी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो और खासकर नौकरी पेशा लोगों को भी बहुत राहत दी थी। और इस बार भी किसानों और हर जनता के लिए कमलनाथ जी एक तो एक अपने वचन लेकर आए हैं, तो सारे एक से बढ़कर एक है, चाहे वो किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए भी 1500 रुपये महीने की स्कूल के बच्चों के लिए, सारी योजनाएं और बहुत अच्छी योजनाएं और जनता निश्चित रूप से इससे प्रभावित है, इसका लाभ जनता को मिलेगा। जो योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो योजनाओं का क्या फायदा मिल रहा है, लोगों को क्या मिलेगा? जो कांग्रेस ने कई योजनाएं आपको क्या लगता है विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहूंगी। इस बार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी की टक्कर में है, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा, कितने मतों से जीतेगा? जीतेगी तो कांग्रेस भी। पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो हाँ, कमलनाथ की सरकार आ रही है। कितने वोटों से यहाँ पे जीतने की संभावना है? हमारे तो 30,000 बार की है कि हम हर बूथ पे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। किस तरीके की समस्याएं और कैसा लगता है कि कांग्रेस आती है तो उन समस्याओं का निदान? समस्या तो बहुत सी है, पर इस बार जनता को ये आश्वस्त है जनता की राजेंद्र सिंह जी सोलंकी हमारी हर समस्या का समाधान करेंगे। जैसे किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता है, उसका एक मूल कारण ये भी है कि यहाँ पर मटर वगैरह की खेती ज़्यादा होती है। राजेंद्र सिंह जी वैसे तो भारी मतों से जीत के आ रहे हैं, और जब विधायक बनेंगे तो पहला काम किसानों के लिए यही करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग का प्लांट यहाँ पे डलवाएंगे, ताकि किसानों को बाहर नहीं जाना पड़े और यहीं अच्छे दामों में उनको फसलें। राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके अगर हम बात करें तो चुनावी माहौल में इनका असर जनता के बीच में बहुत ज्यादा दिख रहा है। विभिन्न पदों पर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। चैन चला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। भिंड जिले के अटेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत सत्यदेव कटारे मैदान में है। वहीं हमारे सहयोगी ने चुनावी संग्राम को लेकर खास बातचीत की, जहां हेमंत सत्यदेव कटारे के समक्ष बीजेपी प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया एवं बहुजन समाज पार्टी से हरिशंकर फौजी का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, जिसके चलते यहां रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज हम खड़े हैं भिंड विधानसभा के अटेर क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे। उनसे हम जानेंगे जनता के बीच में जा रहे किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं। देखिए, जनता के बीच में मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अगर मैं बताऊंगा तो इंटरव्यू खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो है अभी जिस तरीके से अटेर विधानसभा के अंदर भय का वातावरण, झूठी एफआईआरों का दर्ज होना और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उससे अटेर को मुक्ति दिलाना है। अटेर क्षेत्र में हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो या कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, राजस्व का काम हो, तहसील का काम हो, जनपद का काम हो, नगर पंचायत का काम हो, थाने का काम हो, सबसे पैसा मांगा जाता है। और यदि वो मंत्री जी या उनके भाई को फोन कर दें तो वो पैसा डबल हो जाता है, क्योंकि उनका हिस्सा लग जाता है। ऐसे भ्रष्टाचार के आलम से अटेर को मुक्त करवाना है। यहाँ भय का वातावरण है। कोई भी व्यक्ति अगर जरा सी भी आवाज उठाने की कोशिश करता है लोकतांत्रिक तरीके से, तो या तो उसके घर के सदस्य जो सरकारी नौकरी में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर उनके ऊपर झूठी एफआईआर पुलिस पर दबाव बनाकर दर्ज की जाती है। तो पहली चीज है कि इन सबसे मुक्ति दिलानी है। और इसके आगे जो अटेर क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं, यहाँ हर साल बाढ़ आती है, तो बाढ़ में कई 40-50 गांव प्रभावित होते हैं, डूब क्षेत्र में आते हैं। उसके लिए उनका विस्थापन करना, ओवरब्रिज का निर्माण करना, गौशालाएं बनवाना है, क्योंकि यहाँ गौ माता की बहुत बेहद बड़ी समस्या है। किसान रात रात सो नहीं पाता, अपनी फसल की सुरक्षा करता रहता है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं जो यहाँ के लोगों की, जिन पर अभी तक वर्तमान में बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। उन सबसे मैं मुद्दों को लेकर के बीच में जाऊंगा और अपने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाऊंगा कि जब वो मुझे बताएंगे तो मैं इन सबका निदान करूंगा। अभी यहाँ आपके जो खिलाफ लड़ रहे बीजेपी के प्रत्याशी हैं अरविंद सिंह भदौरिया जी,
उनका कहना है कि अभी कनेरा योजना वो हमने चालू की है, उस पर क्या कहेंगे? आचार संहिता के लगने लागू होने के एक दिन पहले उन्होंने एक 300 करोड़ के मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी, लेकिन किया कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नारियल फोड़ा है उन्हें 20 रुपए का। ऐसे ही उन्होंने आचार संहिता लगने के पहले कनेरा योजना, उन्हें पता लग गया आचार संहिता लग रही है तो उन्होंने एक नारियल वहां जाके फोड़ दिया। जिसको काम करना था उसके लिए 5 साल थे, अब 5 साल निकल गए, तब तो वो लगे रहे जनता को लूटने में। जैसे उनको पता चला कि कुछ हुआ ही नहीं और समय आ गया एग्जाम देने का, तो उनने तुरंत जाके 2-400 नारियल खरीदे और जगह जगह फोड़ करके उनने जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है तो इस क्षेत्र की, और वो जानते हैं काम करने वाले 5 साल में क्या किया और लूटने वालों ने क्या किया। एक भाजपा नेत्री है, वो आरोप लगा रही है, आपके पिताजी पे आरोप लगा रही है, वो बोल रही है कि सेक्स वाले वो टैक्स की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही है वो, लेकिन उसमें नाम गलत ले लिया है। ये चीज अरविंद भदौरिया जी पे लागू होती है, क्योंकि वो जो बच्ची जिसका वो बता रहे हैं वो हाईकोर्ट में शपथ पूर्वक ये लिख के गई है कि ये सारा षड्यंत्र अरविंद भदौरिया का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस बच्ची के खुद के शब्द हैं, और इस बात की जांच भी हो चुकी है। पुलिस की SIT द्वारा भी ये बात आ चुकी है कि अरविंद भदौरिया इस षड्यंत्र में शामिल था। इसको मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, यदि ये बात गलत हो तो अरविंद भदौरिया मेरे पे मानहानि का दावा कर देंगे, इस बात की चैलेंज दे रहा हूँ। उनसे हम बात करेंगे। हाँ, क्या इनका चुनाव में जो माहौल है, कैसा रुझान मिल रहा है? इनका माहौल एक तरफा है, भाजपा और भ्रष्टाचार इनकी एक ही राशि आती है। तो इनने वैसे तो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है, लेकिन विशेष करके इनके मंत्री जी के भाई है दद्दा नाम से फेमस है, इनने अटेर को बुरी तरीके से लूट रखा है। झूठी FIR है, मतलब किसी को अगर कोई मतलब ज्यादा कांग्रेस का सपोर्टर है या मान लो कैसा भी है, तो इनने केवल उसको दबाव बना के झूठी FIR करवाई है। और भ्रष्टाचार की तो आप सबको जानकारी आप लोगों को भी होगी तो किस हद तक भ्रष्टाचार अटेर में हुआ। हेमंत कटारी की जीत लगभग आप कितनी से मान के चल रहे हो? देखो जीत 1100 की जनता एक तरफा चुनाव हो गया है, कहीं गुंजाइश ही नहीं है, चुनाव है ही नहीं। अरविंद भदौरिया में चुनाव ही नहीं है, फिर किससे है चुनाव? वो नाम मात्र के लिए चुनाव होगा, चुनाव एक तरफा है, केवल कांग्रेस में जनता आ रही है। आप फाइट में किसको मान के चल रहे हैं? फाइट में तो अब देखो, अपन तो फाइट में अपना चुनाव मान रहे हैं, अपना चुनाव एक तरफा है। आपकी फाइट किससे मान के चल रहे, कौन सा प्रत्याशी से आपकी फाइट? जनता के हिसाब से अरविंद भदौरिया से फाइट तो नहीं लग रही। अब देखो किससे होगी, उसका आंदोलन होगा, उसका आंदोलन करेंगे, मतलब अरविंद भदौरिया से कोई फाइट नहीं है, फाइट होगी। मैं आर्यन TV से सुनील कांकर, कैमरामैन के साथ में। उज्जैन के नागदा खाचरोद में 4 बार रहे विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुज्जर 1993 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। टिकट न मिलने पर 2003 में निर्दलीय लड़े और जीत हासिल की। 2008 में गुज्जर कांग्रेस से विधायक बने, जहां 2023 कांग्रेस ने विश्वास के साथ दिलीप सिंह गुज्जर को मैदान में उतारा। दिलीप सिंह गुज्जर का कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दिल्ली से नागदा खाचरोद पहुंचे, जहां जनता ने उनका स्वागत किया। दिलीप सिंह गुज्जर ने खास बातचीत की और बताया कि जनता का भरपूर सम्मान मिल रहा है, इस बार भी जनता जिताएगी और हम भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव शुरू हो चुके हैं, जहां पर शंखनाद होने के बाद जहां हम उज्जैन में पहुंचे हैं। उज्जैन के साथ हमारे साथ दिलीप गुज्जर जी हैं, जो 3 बार से साथ में निर्दलीय भी लड़ चुके हैं और जीत हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका दिल्ली के बाद आपका स्वागत हुआ और आपको जहां पर केले और एप्पल के साथ ही तोला जा रहा है, इतना प्यार मिल रहा है जनता से, कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से जनता का प्यार आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है। निश्चित रूप से मैं जनता के सुख दुख में हाजिर होता हूँ, जिसका फल मुझे निश्चित रूप से मिलता है, उनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है। आगे किस तरीके की तैयारी है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहा है? निश्चित रूप से देखिए, चुनाव के कुछ मुद्दे हैं। एक तो नागदा को जिला बनाने का है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उद्योग में मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा है वो मुद्दा है, और बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार, ये यहाँ पर मेन मुद्दे हैं, जिनके माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और जनता से अनुरोध करेंगे इन पर अपने मुद्दे। आप 4 बार विधायक रह चुके हैं, निर्दलीय भी लड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि पहले क्या मुद्दे थे और आज क्या मुद्दे और आगे कैसे काम करेंगे इस पर? निश्चित रूप से हर बार मुद्दे चेंज होते रहते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो जनता के मूलभूत समस्या हैं और जो मूल मुद्दे हैं उनको हम उठाएं और उनका हल करने में प्रयास करें।
आप देखें कि नागदा पहले टप्पा हुआ करता था और हमने नागदा को तहसील बनाया, नागदा में एडीजे कोर्ट, रजिस्ट्रार कार्यालय और सभी बहुत सारी योजनाएं हमने लागू कर। यहाँ पे नागरिक पेयजल योजना, नागदा बाईपास, चंबल नदी पुल, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिसके माध्यम से जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। आप भाजपा को टक्कर मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो एक चुनाव को कभी प्रतिद्वंदी कमजोर आंकना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उससे लड़ाई और शासन प्रशासन से लड़ाई है। दो जगह से हमको लड़ाई लड़ना पड़ रही है। एक तो प्रशासन भी उनके फेवर में ही काम करता है, दूसरा उनका संगठन भी उनका काम करता है। तो निश्चित रूप से दो मुद्दों पे हमको लड़ना पड़ता है। जनसंपर्क किए जा रहे हैं तो जनता के बीच कैसा माहौल दिख रहा है? मैं तो पूरे साल भर ही जनता के बीच में रहता हूँ, तो मुझे कोई वो विशेष नहीं, परंतु जनता का प्यार आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। चलिए, हमारे साथ दिलीप गुर्जर जी थे और सबसे बड़ी बात है कि निर्दलीय लड़ने के बाद भी कांग्रेस ने जब इन्हें प्रत्याशी बनाया तो जनता इनके लिए टूट पड़ी। जब वो दिल्ली से पहुंचे तो उनके लिए जनता स्वागत के लिए आ गए और सबसे बड़ी बात है जनता इन्हें बहुत पसंद कर रही है। आज हमारे प्रोग्राम में इतना ही। चैन से बात। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना तय किया है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनता को साधने लग गए हैं। वहीं उज्जैन के महिदपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने महिदपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश जैन से बातचीत की और उन्होंने जाना कि ये खास बातचीत में चुनावी सरगर्मी को जाना और चुनावी चर्चा में पता चला कि दिनेश जैन और बीजेपी प्रत्याशी बहादुर सिंह चौहान के बीच महिदपुर सीट को लेकर कांटे की टक्कर है। बता दें कि दिनेश जैन 2010 और 2015 जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, साथ ही 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं 2018 में टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए उज्जैन के महिदपुर सीट से प्रत्याशी बनाया। दिनेश जैन ने बताया कि इस बार उनकी जनता का उनको भरपूर सहयोग मिल रहा है। चुनाव 2023 के संग्राम में आपका स्वागत है और अभी हम उज्जैन के महिदपुर में हैं, जहां पर दिनेश जैन जी हमारे सामने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव की तैयारी हो चुकी है। किस विकास के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? विकास की बात आपने बोली है, तो जिस गांव में हम काला पिपलिया में बैठे हुए हैं, वहां पे 2 कॉलोनियां, मतलब जो 2 बस्तियां जो हैं, उनके अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। एक ये जहां आप बैठे हैं, इसके पीछे पूरे गांव का पानी उसके खेत में जाता है। वो गुहार लगा रहा है विधायक जी से सबसे कि भाई मेरे इस समस्या का हल करो, नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति अभी हाल जो आए थे, बोले कि हमारे को दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, खाली रोड बना दो। तो छोटी छोटी समस्या ही अभी यहाँ पे नहीं हुई है, तो विकास की तो बात करना मुश्किल है। यहाँ पे पहले भी निर्दलीय लड़े हैं और अब फिर से आपको कांग्रेस ने मौका दिया है, तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरीके से क्या क्या मुद्दे लेकर और क्या क्या विकास करेंगे? हमारे मुद्दे मेन किसानों को लेकर रहेंगे। जैसे अभी बीमा नहीं मिला है और न बीमे का सर्वे हुआ आने वाले कल का, तो मेन मुख्य मुद्दा होगा हमारा बीमे की लड़ाई लड़ना। अभी 50 किलो से 1.5 कुंटल फसल हुई है और सरकार ने सर्वे भी नहीं कराया है। तो हमारा विधायक बनते ही सबसे पहला मुद्दा यही होगा कि इन किसानों को बीमा दिलाऊंगा और उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि सैटेलाइट इमेजरी से इनका सर्वे हो जाए और इनको बीमा। पहले भी आपने चुनाव लड़ा है, तो आपको क्या लगता है सर, कितने वोटों से आप जीत हासिल करेंगे? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ रही है और उनके 2 जिला प्रतिनिधि निर्दलीय उम्मीदवार की भी बात कर रहे हैं। 30,000 तो कितने हजार से? 30,000 से जीता है दिनेश बोस। 30,000 से आंकड़ा तो बता ही रहे हैं आपके सामने। बाकी हमारे तो 56,000 की इच्छा है। हाँ। ये काफी बीजेपी के लोग निर्दलीय वोट ही 56,000 लाए थे। हाँ। बीजेपी काफी इनके ग्रुप में बढ़ चुकी है और इनका विधायक अहंकार के नशे में चूर है। यहाँ की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। जैसे जैसे चुनाव समय आएगा, विधायक की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है तो उसकी जमानत की जब्त हो
हो जाए कोई बड़ी बात नहीं माने। और मेरे को तो उसको भैया ने सरपंच में जितवा ही रहेगा। मेरी विधायक से टक्कर ही नहीं है। मेरी जो टक्कर है बीजेपी तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे तो मेरी जो टक्कर है वो प्रताप सिंह आर्य से, जो निर्दलीय बीजेपी के हैं, निर्दलीय फॉर्म भर रहे हैं। वो भी अभी क्या निर्दलीय लड़ ही नहीं सकेगा। बंद हो गए तो बात किस तरीके से जनता आपको सम्मान दे रही है? हाँ लेकर ही जाइए। देख ही रहे हैं जनता को सम्मान दे रही है और हम लगातार। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कांग्रेस गुटों में बटी हुई थी। मेरे समकक्षी भाई रणछोड़ त्रिवेदी बैठे हुए हैं। हम दोनों बराबरी में टिकट मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने एक ही पल में ये बोल दिया कि अपन दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मेरे चुनाव की कमान ये संभालेंगे। तो यहाँ पे कांग्रेस एक हो चुकी, सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक अध्यक्ष सब लोग यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं था। और ये संभव रणछोड़ त्रिवेदी जो हमारे समकक्षी टिकट मांग रहे थे उन्होंने बनाया है। तो कांग्रेस जब एक हो जाती है तो ऐसा यहाँ के लोगों का भी मानना है कि फिर कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। दिनेश जैन बॉस कहा जाता है, तो क्या लगता है कि बॉस की तरह काम करने वाले? बिल्कुल बॉस की तरह। हम इस विधायक ने जो गलत काम किए हैं उनका हिसाब जरूर लेंगे। जो भी गलत काम किए इसने बहुत सारे गलत काम किए हैं। इसके पापों की सजा भगवान तो देगा ही देगा, जनता भी देगी। 15% तो जेल में जे 15% तो जेल में जे। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? बीजेपी के लिए यही कहेंगे कि इसने अत्याचार, अनाचार, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। किसानों के फसल के भाव नहीं है, बीमा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। बीजेपी की सत्ता जाने वाली है, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का ग्राफ गिर चुका है और वापस कांग्रेस सत्ता में आएगी। चुनावी संग्राम में 2023 में अब हमारे सामने थे दिनेश जैन बॉस, जिन्हें बॉस के नाम पे पहचाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनता इनको बहुत पसंद कर रही है। निर्दलीय भी लड़े हैं जहाँ पे बहुत अच्छे वोटों से, जहाँ पर उनके लिए सम्मान मिला है और उनकी पहचान जानी जाती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जय हिंद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।